Hello students, today we are going to study chapter number 4 of civic section for class 9 electoral politics. In this chapter we study about various aspects of politics regarding their elections or why are the various types of elections are held and they becomes democratic in the country. So, why elections are necessary and useful in a democracy? We understand in this chapter. Okay, बच्चों, हम सभी को पता है कि जो इलेक्शंस का जो आइडिया है बेसिक, वो इसलिए आया क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट बनाई जाए वो एक कैसी गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जिसमें प्रजातंत्र का शासन हो और जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं और शासन प्रशासन चलाएं, जिससे कि जनता की बात को सबसे आगे रखा जाए और जो कुछ भी वेलफेयर में हो, है ना, जो कुछ भी वेलफेयर में हो जनता के, वो बात आगे बढ़ा कर रखी जाए और वो मानी भी जाए। और जैसा भी लोगों के अपने दिमाग में जैसे चल रहा है कि उनकी वेलफेयर किस तरीके से हो, वो अपने आइडियाज़ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज सकते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके आइडियाज़ को शेयर करेंगे और फिर सर्वसम्मति से इसके ऊपर पूरी बहस चलेगी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग उसका मत पारित होगा। उसके बाद क्या होगा कि जब कोई आर्ग्यूमेंट पर विशेषतया जब बहुत ज़्यादा लोगों की वोटिंग आएंगी और उस तरीके से ये पता तो लगेगा कि हाँ, इस चीज़ में इतना अमेंडमेंट होना चाहिए, इतना सुधार होना चाहिए, और तब जा कर के जो है वो एक गजट बन जाता है, एक ऑर्डर बन जाता है गवर्नमेंट का। तो ये इलेक्टोरल गवर्नमेंट या कह सकते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो एक कमीशन बना हुआ है हमारे यहाँ, इलेक्शन कमीशन। इस इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, जिससे कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन कराए, तो ये इसका भी हम रोल इसमें एग्जामिन कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको अभी यहाँ बताती हूँ, जैसे कि इसमें यहाँ पे ये हुआ एक बार कि वाई इलेक्शंस असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। अगर हम असेंबली इलेक्शन हरियाणा की बात करें तो उसमें लिखी घटना लिखी हुई है, जिसमें लिखा द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट, आधी रात का समय था, एंड एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स इन अ चौक ऑफ द टाउन इज़ वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। और एक चौक थी हरियाणा में, मतलब चौक, कस्बे में एक चौक जैसा चौराहा था, वहाँ पर लगभग 5 घंटे से लोग अपने नेता का वेट कर रहे थे। द ऑर्गेनाइजर्स एश्योर एंड रेश्योर द क्राउड, जो उसके ऑर्गेनाइजर्स थे वो बार बार जनता को या क्राउड को, भीड़ को समझा रहे थे कि वो लोग चिंता ना करें और ये आंदोलन जो है सक्सेसफुल रहेगा। द ग्राउंड स्टैंड्स अप वेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे। और वो भीड़ जो है, जैसे ही उसके पास एक गाड़ी आके रुकती है, उसको देख के पूरी भीड़ खड़ी हो गई और उनके अंदर एक आशा की किरण जाग गई। ये लीडर कौन थे जो गाड़ी से उतरे? ये थे मिस्टर देवीलाल, जो कि हरियाणा संघर्ष समिति थी उसके चीफ रहे, उसके मुख्य थे। और हु वॉज एड्रेस टू मीटिंग इन अ करनाल ऑन थर्सडे नाइट। और उनको उस दिन गुरुवार की रात को करनाल नाम की जो जगह है वहाँ पर एक मीटिंग को एड्रेस करना था, एक मीटिंग को संबोधित करना था, बताना था, भाषण देना था। ये 76 साल के ओल्ड लीडर थे और इनका जो, ये बहुत ही बिजी लाइफ जीते थे, इन दिनों बहुत बिजी थे। और उन्होंने अपनी जो मीटिंग स्टार्ट की लोगों के साथ, वो लगभग सुबह 8 बजे स्टार्ट करी और रात के लगभग 11 बजे तक वो मीटिंग चलती रही, जिसमें ये इलेक्शन की जो मीटिंग चलती रही उसमें लगातार 23 महीने तक लगातार कई कई जगह जगह जाकर इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स में लोगों को एड्रेस किया। अभी जो एड्रेस किया, इससे इनके इलेक्शन को बहुत फ़र्क पड़ा। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है दैट स्टेट असेंबली इलेक्शन हरियाणा में जो 1987 में हुए, उसमें स्टेट हैज़ बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी। कि 87 में इलेक्शन जो हुआ उसमें कांग्रेस का शासन था और उस कांग्रेस के शासन में 1982 में लगभग जो है पूरा कांग्रेस पार्टी का शासन था। लेकिन जैसे ही 1987 में इलेक्शन हल्ड हुए तो चौधरी देवीलाल की सरकार आई, जो कि अपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी थी और विपक्षी दल था। और इन्होंने ये एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम इन्होंने लिखा है न्याय युद्ध। न्याय युद्ध नाम से जो है इन्होंने एक मूवमेंट चलाया और अपनी एक नई पार्टी बनाई लोक दल के नाम से।
और ये पार्टी जो है विपक्षियों के नाम से बहुत फेमस हुई और कांग्रेस उस समय हारती है और देवीलाल जो है वो इस इलेक्शन में जीत करके सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। लोग कांग्रेस की सरकार में बहुत ज़्यादा वहाँ पर अनहैप्पी थे, जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की कांग्रेस की सरकार थी। तो जब देवीलाल ने उनको प्रॉमिस किया कि उनके दुख दर्द दूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे और लोगों को उनके भाषणों में एक आशा की किरण चलती ये जगह मतलब दिखाई पड़ती थी कि हाँ करप्शन दूर हो जाएगा, गरीबी मिटेगी, बहुत हद तक उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और लगभग समझ लीजिए कि उस समय 90 सीट्स जो थी स्टेट असेंबली इलेक्शन में, उसमें से 76 सीट जो है वो लोकदल पार्टी जीती, जिसमें से देवीलाल चौधरी की वजह से जीतती है। और उसके बाद में 60 सीट्स जो अकेले ये लोकदल पार्टी जीतती है मेजॉरिटी में असेंबली इलेक्शंस में। और इस तरीके से कांग्रेस को केवल 5 ही सीट मिलती है। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि जो न्यूली इलेक्टेड जो यहाँ पर मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो कौन होते हैं? देवीलाल चौधरी, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले एमएलए होते हैं, उसके बाद में वो सर्वसम्मति से यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सरकार जो है वो लगभग 3 साल तक लगातार चलती है। उसके बाद उनकी इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद में जो है 3 days आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। मतलब 3 दिन सरकार का ये जो इलेक्शन चला, उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर हो तो चीफ मिनिस्टर वो चुने गए। और जब वो चुने जाते हैं तो 1991 तक लगातार सेकेंड इलेक्शन में भी उनकी जो पार्टी है वो बहुत पॉपुलर सपोर्टिव में रही। और इस तरीके से जो है 1991 में दोबारा से कांग्रेस आ जाती है इलेक्शन में और अपना गवर्नमेंट बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि देवीलाल चौधरी की जो ये रेपुटेशन थी, क्या कह लीजिए, लोगों ने उन पर भरोसा क्यों किया था? तो लोगों ने उन पर इतना भरोसा इसीलिए किया क्योंकि इलेक्शन से क्या होता है, इलेक्शन कैन लीड टू चेंज इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की पहले से पॉलिसियाँ चल रही होती हैं तो इलेक्शन इसलिए कराए जाते हैं ताकि वो पहले से चलती हुई पॉलिसी में बदलाव ला सकें। गवर्नर जो इनवाइट की गई थी देवीलाल के द्वारा, जिसमें चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, उनकी भाषणों से लोग बहुत इम्प्रेस थे। पहली रूलिंग पार्टी से लोग बहुत अनहैप्पी थे, इसलिए उन्होंने नई सरकार को आगे आने का मौका दिया और फिर उससे गवर्नमेंट फॉर्म की। और उसके बाद में हरियाणा के अंदर बहुत इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ। और जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे उनको रिज़ाइन की ज़रूरत तो नहीं थी जब उन्होंने इलेक्शन को हार लिया। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब इलेक्शन का कितना बड़ा महत्व होता है, कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब आता है वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है? इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी प्रजातांत्रिक कंट्री में देख लीजिए, जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक रूल है वहाँ पर इलेक्शन रेगुलर होते हैं। और ये इलेक्शन हमें क्या सिखाते हैं? A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decision। मतलब कहने का ये है कि हर एक व्यक्ति अगर एक साथ रोज़ बैठे और किसी बात पर रोज़ एक निर्णय ले तो हमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सारी बात है कि हर एक व्यक्ति रोज़ इकट्ठा होकर बैठ तो सकता नहीं, ना अपना मत दे सकता है। इसी वजह से इलेक्शन के द्वारा हम लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि उनकी बात का हम लोग कितना एक्नॉलेजमेंट रखते हैं, उनको कितना महत्व देते हैं। और महत्व देने से ही क्या होता है कि लोग उस पार्टी विशेष के जो नेता होते हैं जिसकी स्पीच में बड़ा दम होता है, तो लोगों को लगने लग जाता है कि हाँ इनकी स्पीच से फ़र्क पड़ेगा, आगे जा कर के जो करप्शन है वो ख़त्म होगा, गरीबी हटेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो वो उनको वोट देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्शन का जो मैकेनिज़्म है, it requires a mechanism by which people can choose their representatives at irregular intervals of time and change them if they wish to do so। मतलब इलेक्शन एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर देता है लोगों को कि वो अपने द्वारा जो अपना मन पसंदीदा कैंडिडेट है उसको चुन करके ऊपर की तरफ भेजेंगे और उसको एडमिनिस्ट्रेशन में इस्टेब्लिश करेंगे और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर वो सरकार को चेंज करते रहेंगे। यानी कि इससे जो है इलेक्शन बराबर होगा और इलेक्शन से ही पार्टीज चेंज होती है और डेमोक्रेटिक रूल्स जो है वो आगे फॉलो किए जा सकते हैं। अब आता है इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। इलेक्शंस में वोटर्स को बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं, जैसे कि इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। मतलब वोटर्स उनको चुन सकता है जो उनके लिए लॉ बनाए। दे कैन चूज़ हु विल फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो उनके लिए गवर्नमेंट बनाएगा, सरकार बनाएगा और उनके लिए मेजर डिसीजन लेगा।
बड़े बड़े डिसीजन लेगा। दे कैन ऑल्सो चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। वो उस पार्टी को चुनेंगे इलेक्शन के द्वारा जिसमें जो कि गवर्नमेंट को गाइड कर सके और लॉ मेकिंग में भी सहायता कर सके। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक कोई भी इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जा सकता है? डेमोक्रेटिक बनाने के लिए क्या कर ज़रूरी है? उसके लिए हमें कुछ मिनिमम पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, मिनिमम कंडीशंस होती है। जैसे फर्स्ट है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। यानी कि सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जब इलेक्शन हो तो इलेक्शन में हर एक के वोट को बराबर रूप से अधिकार दिया जाए, महत्व दिया जाए और सबकी इक्वल वैल्यू समझी जाए। दूसरी बात है सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। वोटर्स को कई पार्टियों के द्वारा उनको पार्टियों के कैंडिडेट के बीच में चुनने का मौका दिया जाए कि वो अपनी मर्ज़ी से जो भी इलेक्शन हो रहा है उसमें रियली जिसको चाहते हैं उसको रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। तीसरा, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये जो चॉइस है वो रेगुलर इंटरवल्स पर दी जाती है, यानी कि हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। क्योंकि इंसान जो मानव है वो हमेशा देखते रहता है कि हाँ इस पार्टी का कौन सा सदस्य अच्छा है, कौन सा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, हमें किसको इस बार वोट देना चाहिए। Elections must be held regularly after every few years. Fourth, the candidate preferred by the people should get elected. चौथी बात है कि जो कैंडिडेट उसको प्रेफर करता है लोगों के बीच में इलेक्ट करता है जिसको वो वाकई चुनना चाहता है। फिफ्थ है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शन हमेशा जो है वो फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल करप्शन से फ्री हो और सही तरीके से व्यक्ति चुना जाए जिससे कि लोगों की डिमांड्स पूरी हो सकें और उनकी नीड को फुलफिल किया जा सके। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? क्या यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या ये जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है ये वाकई बहुत अच्छा है? क्या होना चाहिए पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? ऑफ कोर्स होना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर सेवरल कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं वो एक के बाद आते चले जाएंगे, लेकिन उनमें जो अच्छा काम करने की होड़ है रिप्रेजेंटेटिव्स में वो कैसे पनपे? हम चाहते हैं कि कोई भी जो कैंडिडेट आए वो दूसरे कैंडिडेट को देख करके ये ना सोचे कि हमारी पार्टी तो थोड़ा काम करती है, दूसरी पार्टी की ज़्यादा काम करती है। मतलब दो पार्टियों के बीच में कंपटीशन होगा तभी जा करके वो जनता के हित के बारे में सोचेगी। अच्छा, दो पार्टी जैसे बीजेपी की सरकार है, गवर्नमेंट, और ये कांग्रेस की सरकार है, सपा है, बसपा है, तो ये सारी विभिन्न पार्टियाँ ये इसी होड़ में लगी रहती किस तरीके से हम जनता का भला कर सकें, किस तरह जनता के वेलफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। उससे क्या होगा, उससे उनकी पार्टी की छवि सुधरेगी और जब पार्टी की छवि सुधरेगी तो अगले इलेक्शन में फिर उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो मेन होंगे, चीफ। तो इस तरीके से सभी को सत्ता में आने का पूरा अधिकार मिले और सभी को फ्री कंपटीशन करने का मौका मिले, ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए लोग जो है इलेक्शन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and motivated only by a desire to serve them। मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे माने जाते हैं वो हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और ये हमेशा जानते हैं कि लोगों के हितों के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसी से एक आइडियल वर्ल्ड बनता है, किसी से आइडियल कंपटीशन होना ज़रूरी है। और रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जितने भी होते हैं प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। रेगुलर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो ये होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं उनको एक अच्छा पैसा प्रदान करती है, इंसेंटिव देती है। दे नो दैट इफ़ दे रेज इशूज़ दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड। मतलब वो जानते हैं कि अगर हमारा नेता कोई इशू को उठाएगा तो लोग भी उस इशू को उठाना पसंद करेंगे। तो इशू को उठाएंगे तभी जाकर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और उससे जो है उनके लिए विक्ट्री आसान हो जाएगी और उससे नेक्स्ट इलेक्शन में भी उनके लिए विक्ट्री रहेगी। तो इस वजह से भी जो है वो रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होने चाहिए। अब आता है बच्चों की व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। हमारे इलेक्शंस के सिस्टम क्या क्या हैं? हमारे इलेक्शन में कई सारे सिस्टम हैं। हमारे यहाँ पर ये कई सारे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। पहली बात तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ वो एरिया होता है जिससे कि पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो वहाँ से चुना जाता है। जैसे बोलते हैं सांसदीय क्षेत्र, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। जहाँ से नेता खड़ा होता है चुनाव में उसको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बोलते हैं। ये कंट्री को डिवाइड करते हैं कई डिफरेंट एरियाज़ में कि सिर्फ पर्पस ऑफ इलेक्शंस के लिए, इन्हीं को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बोलते हैं। और ये वोटर्स जो होता है इस एरिया का पर्टिकुलरली
वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेता है। अब आता है जैसे ये देखो, गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसे इसमें कई सारे हैं। इसमें जैसे ये इन्होंने दिखाया है कि ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है, रेड कलर से। बाउंड्रीज ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ये हैं, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि विधानसभा क्षेत्र हैं जितने आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एरिया विद इन डिस्ट्रिक्ट बट आउटसाइड लोकसभा, ये जो ब्लू से दिखाया गया है ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा का क्षेत्र है, और ये सारे जो है वो ये विधानसभा के क्षेत्र दिखाए गए इसमें, ठीक है। अब आता है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। हर एक संसदीय क्षेत्र से जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसको एमपी बोलते हैं। विधानसभा चुनाव होंगे तो वो एमपी बोला जाएगा, सॉरी विधानसभा चुनाव होंगे तो उसको एमएलए बोलेंगे, लेकिन अगर पार्लियामेंट के संसद के चुनाव होंगे तो उसको एमपी बोलेंगे। एमपी के बाद हर जगह हर संसदीय क्षेत्र से एमपी चुने गए, उनमें जो सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को वोट मिलते हैं उसके चीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और इसी तरीके से स्टेट इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग चुने जाते हैं तो उसको एमएलए बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एमएलए। तो स्टेट लेवल पे एमएलए, और जो आपकी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग चुने जाते हैं उनको बोलते हैं एमपीज। ओके, तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है उसमें सेवरल कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि कई सारे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जो पार्लियामेंट का क्षेत्र होता है वो बड़ा क्षेत्र होता है, उसके ही अंतर्गत कई सारे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और यही प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन में भी, कि ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। अब हर एक गांव जो है वो या कस्बा है वो कई सारे वार्ड्स में, डिफरेंट वार्ड्स में बांटा जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तरह। जैसे कई सारे कस्बे हैं, गांव हैं, उनमें कई सारे वार्ड होते हैं, वैसे ही हर एक स्टेट में अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड किया जाता है। वहीं इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में सीट्स होती हैं जहाँ से कैंडिडेट चुना जाता है। जैसे लोकसभा हरियाणा की है, उसमें 60 सीट्स हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ठीक है, 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, 60 जो है वहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, 60 एमएलए चुने गए लोकल से, 60 एमएलए बने। अब आता है अगला रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज वो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जो कि जहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो रिजर्व्ड होती है, जैसे कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लिए, जैसे एससीज़ के लिए, एसटीज़ के लिए, जैसे शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, इनके लिए स्पेशली वो अलग से कॉन्स्टिट्यूंसीज स्पेसिफिक होती हैं। जैसे आपके पहाड़ी क्षेत्र में देखिए जौनसर का पहाड़ी क्षेत्र है, तो जौनसर का पहाड़ी क्षेत्र ट्राइबल एरिया, ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसीज के रूप में फेमस है, वो स्पेसिफिक है यहाँ के लिए। अब इस समय प्रेजेंट में क्या है कि लोकसभा की 79 सीट्स जो रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और 41 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। अब आता है जो सिस्टम है रिजर्वेशन का वो आगे जाकर भी बढ़ता चला जाता है, और इससे जो वीकर सेक्शंस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के और लोकल लेवल के उनको भी आगे आने का मौका मिलता है, उन्हें भी पॉलिटिक्स में जाने का मौका मिलता है। बहुत सारे स्टेट्स में सीट जो होती है रूरल एरिया की होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत के रूप में, अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ एंड कॉरपोरेशंस, लोकल बॉडीज़, ये सारे के सारे जो रिजर्व हैं। कहीं जगह ओबीसीज़ की सीट्स भी रिजर्व होती हैं, अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में। अब आता है वोटर्स लिस्ट क्या होता है। देखो कभी भी कोई चुनाव होगा तो आपको पता है कि एक पर्ची कटती है और आपका जो है वोटर्स लिस्ट में नाम होना चाहिए। वोटर लिस्ट में जो नाम होता है कि ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए जो लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स को जो कि वोट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि 18 ईयर्स उन्होंने पूरे कर लिए हैं, और उनको उनका इलेक्टोरल इनरोलमेंट कराया जाता है जिससे कि वोटर्स लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। मतलब हर एक चुनाव से पहले एक वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें कि उन कैंडिडेट्स का नाम चुना जाता है, नाम शामिल किया जाता है जो कि कैंडिडेट एलिजिबल है वोट देने के लिए। इस प्रकार की जो ऑफिशियल लिस्ट तैयार की जाती है इनको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल, और इनको कॉमनली जाना जाता है वोटर्स लिस्ट के बारे में, या वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। अब वोटर्स लिस्ट जो है हम लोग जब जाते हैं वोट देने के लिए तो वो वोटर्स लिस्ट से मिलान किया जाता है, और उसमें देखा जाता है कि आपका नाम पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र या गांव ग्राम पंचायत के क्षेत्र में या कस्बे में या गांव में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उसे मिला करके आपको वोट देने का अधिकार आपका इंश्योर किया जाता है, और उससे पता लगता है कि आप वहाँ के नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, आपकी एज 18 ईयर से अबव है और आप वोट दे सकते हैं। उसमें आपकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर ये सब लिखा होता है, और इस तरीके से आपको पता होता है, उनको भी पता लग जाता है सरकार को कि हाँ ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है हमारे क्षेत्र का है और ये चुनाव में वोट देने आ रहा है।
अब आता है कि हर एक व्यक्ति को वोटर्स लिस्ट के अलावा एक इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो आपका वोटर आईडी है। वोटर आईडी में क्या है, आपका फ़ोटो होगा, आपका एड्रेस होगा, और वोटर्स लिस्ट वो वोट देने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता, उसके पूरा माँ बाप की जानकारी, हर चीज़ होगी। और उसके अलावा जो है वोटर्स लिस्ट की जगह या वोटर्स जो है वो जब वोट देने जाएगा तो अपने आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकता है। बिना उसके प्रूफ के उसको एंट्री नहीं मिलती। अब आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो जो इसमें जो है आपको जो ये चैप्टर है मैं अभी यहाँ तक इसी को यहीं पर तक पढ़ाती हूँ। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी पार्ट 2 में। तब तक के लिए पार्ट 1 ख़त्म हुआ और हम लोग फिर मिलेंगे ओके नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू। ओके बाय बाय।